स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब घर घर विद्या घर घर खुशहाली के अंतर्गत नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे एक नया पाठ, नई कविता लेकर हाजिर हूँ मैं सुधा जैन सुदीप, हिंदी अध्यापिका, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल सोहाना। आज हम सोहाना की भाषा ज्ञान वाटिका में खड़े हैं, जहाँ पर हम प्राकृतिक वातावरण में, आइए चलते हैं, प्राकृतिक वातावरण में हम आज अपना नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। ये है भाषा ज्ञान वाटिका, जिसमें हम प्रकृति के छाँव में, प्रकृति की गोद में ही अपने हिंदी के पाठों को पढ़ सकते हैं। तो आइए पहले इस वाटिका में रूबरू होते हैं अपने लेखक से, अपने कवि के। सभी हिंदी के पाठों के कवि और लेखकों के यहाँ चित्र हैं, जिससे कि बच्चों को, आप लोगों को पहचान हो जाए कि आप कौन से कवि, कौन से लेखक का पाठ और कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आर्यवर्षा, कक्षा 7वीं आर्यवर्षा कविता, जो कि डॉक्टर राकेश बब्बर जी द्वारा लिखी गई है। ये हिंदी के प्रबुद्ध साहित्यकार, लेखक और कवि हैं। इनके द्वारा जो है आर्यवर्षा कविता आपके पाठ में, आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसके अलावा आजकल ये पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। तो आइए इनकी कविता, डॉक्टर राकेश बब्बर की कविता पढ़ते हैं हम, आर्यवर्षा। तो भाषा ज्ञान वाटिका में आपको आर्यवर्षा का जो वर्णन है चित्रांकन द्वारा दिया गया है। आज बच्चों वर्षा नहीं है, काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, तो ऐसे मौसम में कैसे हम जो है भगवान से और वर्षा से क्या है उम्मीद करते हैं, विनती करते हैं कि बारिश हो जाए, और बारिश होने से क्या क्या होगा, तो आइए इस कविता में देखते हैं। आर्यवर्षा आर्यवर्षा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आर्यवर्षा आर्यवर्षा पेड़ सब ठूठ हो गए, पंछी चहक न भूल गए, कुमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल काले। सौंदर्य रहित इस प्रकृति को, सौंदर्य रहित इस प्रकृति को, श्रृंगार बन के तू आ। आर्यवर्षा 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 इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आर्यवर्षा आर्यवर्षा। आगे है बच्चों आपका पद्यांश है, जहाँ कभी बहती थी नदियाँ। जब बारिश होती है या बहुत बड़ी नदियाँ बहती हैं, पानी जो है पहाड़ों से नीचे आता है, ठीक है। लगता है आज जो हवा चल रही है, हमारी बातें सुनकर बरखा को जो हम बुला रहे हैं, हवा तो आ गई है, अभी देखो शायद काले बादल और बारिश भी आ जाए, ठीक है। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ, सूखे पत्थर दिख रहे हैं। क्या है कि जब बारिश नहीं होती तो नदियों का जल स्तर जो है पानी का, वो कम हो जाता है और सूखे पत्थर दिखने लग जाते हैं, जैसा कि ऐसा चित्र में भी आपको दिखाया गया है। सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे, अपने प्रिय के जीवन हेतु, अपने प्रिय के जीवन हेतु, गीत मिलन के तू गा। आर्यवर्षा 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 इस तपती धरा पर अपना
अपना शीतल जल बरसा। कश्तियाँ सब बच्चों की तैरने को है खड़ी हुई, कश्तियाँ सब बच्चों की तैरने को तैयार खड़ी। उधर किसानों की भी आँखें बस तज पर ही है गड़ी, उधर किसानों की भी आँखें बस तुझ पर ही हैं गड़ी। खाली पड़ी कोठरियों में, खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा। आरी बरखा, आरी बरखा, आरी बरखा, आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा, अपना शीतल जल बरसा। तो इस प्रकार बच्चों ये कविता है, इसके भाव आपको इसके शब्दों से ही समझ आ गए होंगे। तो आइए अब हम करते हैं इसका अभ्यास। आज बच्चों अभ्यास में नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि। बच्चों आपको पता है कि जो पंजाबी है हमारी उसकी लिपि गुरमुखी है और जो हिंदी है हमारी उसकी देवनागरी लिपि है। तो आज गुरमुखी लिपि और देवनागरी लिपि दोनों के शब्दों को हम लिखने का अभ्यास करेंगे। पहली भाषा पर तो आपका जो है बच्चों काफ़ी मजबूत पकड़ होगी और दूसरी भाषा हमने चौथी कक्षा से शुरू की है, इसलिए इसके शब्दों का लिखने का बार बार प्रयास करेंगे और इस पर भी हम अपनी पकड़ जमाएंगे। तो पेड़ शब्द पेड़, पंछी पंछी, तो देवनागरी लिपि में लिखने का हमने अभ्यास करना है। जिन बच्चों का गुरमुखी लिपि पे भी पूरी पकड़ नहीं है तो वो इसका भी अभ्यास करके इस पर भी पकड़ मजबूत करेंगे। पत्थर, कश्तियाँ, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर साथ की साथ उतारते जाएंगे। अब देखो पंजाबी में किश्तियाँ हैं तो हिंदी में या देवनागरी लिपि में कश्तियाँ। किसान, इसी प्रकार कोठड़ी, कोठरी। अब पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को देखकर हम लिखने का प्रयास करेंगे। मी, वर्षा, वर्खा, सागर, सिंधु, पृथ्वी। हालांकि पृथ्वी हिंदी में भी पृथ्वी शब्द है, लेकिन हमारी कविता में धरा शब्द आया है तो हम नए शब्द का प्रयास करेंगे उसको याद करने का और लिख कर देखने का। अखां, आँखें, फूल, पुष्प,
गरम, तपती। इस प्रकार छोटे प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में हमने देने हैं बच्चों। कविता में से ढूंढकर, बहुत ही आसान है। वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है? अब आपको पता है गर्मी होती है, इसीलिए तो हम वर्षा की मांग करते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु से पूर्व ग्रीष्म ऋतु या गर्मी होती है। गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? गर्मी के कारण प्रकृति सौंदर्य रहित दिखाई देती है। साथ साथ उतारते रहेंगे बच्चों। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? अब उत्तर उतारेंगे आप। वर्षा न होने के कारण नदियों में सूखे पत्थर दिखाई देने लगे हैं। आगे है अगला प्रश्न बच्चों। सागर की दुर्बलता का क्या कारण था? सागर की दुर्बलता का कारण वर्षा ना होना था। बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? बताओ बच्चों आप। हाँ, बिल्कुल ठीक। बच्चे अपनी कश्तियाँ चलाने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। किसान वर्षा से क्या मांग रहे हैं? किसान वर्षा से अपनी अन्न की कोठरियाँ भरने की मांग कर रहे हैं। तो आगे है बच्चों अगला प्रश्न। पर्यायवाची शब्द। वर्षा के पर्यायवाची आपको पता चल गए कौन कौन से समानार्थक है? वर्षा, बारिश। ऐसे ही धरा का धरती, पृथ्वी। पेड़ का तरु, वृक्ष। जल, पानी, नीर। पंछी, खग, पक्षी, नभचर। एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं हम। पुष्प, फूल, सुमन। बादल, मेघ, घन। नदी, सरिता, तरंगिनी। सिंधु, सागर, समुद्र। अब इसमें बिंदी नहीं आनी बच्चों, समुंदर नहीं होता। समुंदर पंजाबी में होता है, तो हिंदी में समुद्र लिखना है हमने। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, किश्ती, नाव, नौका। तो अगला प्रश्न है हमारा विपरीतार्थक। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे शीतल मैंने ठंडा, उष्ण मैंने गरम। कुम्हलाना, खिलना। बिखराना, समेटना। दुर्बल, सबल। वियोग, संयोग। मिलन, विरह। तो सभी बच्चे साथ साथ में क्या करते रहेंगे? अपने इनके शब्द उतारते रहेंगे उत्तर के बेटे। आगे है 7वां प्रश्न, जो कि बहुत ही रोचक है। आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ वर्ण जो है दिए गए हैं स्वरों के साथ, मात्राओं के साथ, और कुछ बिना मात्रा के भी। तो उनको बच्चों आपने मिलाकर वर्षा के समानार्थक ढूंढने हैं। जैसे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, मेघ, और आगे है वर्षा। ऐसे शब्दों को जोड़ जोड़ कर आपने जो है बनाना है। अगला शब्द हम ढूंढेंगे, हाँ जी, वर्षा। ये आ गया बच्चों वर्षा। अगली लाइन में नहीं मिला। आगे बारिश। उससे अगली लाइन में झड़ी। उससे आगे बूंदा बांदी। तो उससे आगे पहली लाइन में देखेंगे हम छींटा, और किसी पंक्ति में नहीं है, तो लास्ट लाइन में है हमारे पास जल वृष्टि। इस प्रकार बच्चों हमने ये सारे जो है
वर्षा के समानार्थक इस बॉक्स में से ढूंढ लिए हैं, इस पटारी में से ढूंढ लिए हैं। तो ऐसे ही आप कोई नए शब्दों से अपनी गेम बनाकर अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ खेल सकते हैं अपने ज्ञान में विस्तार के लिए। वर्षा ऋतु का प्रकृति और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप क्या देखते हैं कि अगर बारिश नहीं होती तो क्या क्या होता है? ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आप बच्चों अपने मन से लिखेंगे। कविता को पढ़कर वर्षा से संबंधित कोई चित्र बना सकते हैं। आप कभी वर्षा में अगर नहाए हैं? यदि हाँ, तो अपने अनुभव को 5 वाक्यों में लिखेंगे। वर्षा ऋतु पर कोई गीत या कविता लिखने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, इसका अगला प्रश्न है कि इस कविता को देखकर आप कोई कविता लिखने की कोशिश करें। तो बच्चों, आप लोगों ने भी इस कविता को देखकर, पढ़कर ऐसा ही कुछ लिखने का प्रयास करना है। और आपको कहने से पहले मैंने भी बच्चों कोशिश की है। मैंने भी एक कविता इस कविता से प्रेरित होकर लिखी है। तो आइए मैं अपनी कविता आपको सुनाती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि ये कविता जो है आप भी कोई ना कोई कविता ज़रूर लिखें। या कोई आपकी चित्रकारी में रुचि है तो आप अपना इसके लिए चित्र भी बना सकते हैं। अब मैंने जो कविता लिखी है बच्चों, वो इस प्रकार है कि ये तो उम्मीद की गई है, ये तो विनती की गई है कि आ रही बरखा, और मैंने लिखा है जब वर्षा आ जाती है, बारिश आ गई, उसके बाद क्या होता है, कैसा माहौल होता है, कैसा प्रकृति का वातावरण होता है। तो यही आ गई बरखा, आ गई बरखा, तपती धरा पर जल बरसाकर, ठंड सबको है पा रही बरखा। आ गई बरखा, आ गई बरखा, हरे भरे सब हो गए पेड़, हरे भरे सब हो गए पेड़, पंछी चहके सब आकर, कुमलाए फूलों को है महकाए बरखा। आ गई बरखा, आ गई बरखा, बिखरे चारों बादल काले, बिखरे चारों ओर बादल काले, प्रकृति का सौंदर्य निखार कर, धरती का श्रृंगार बढ़ाए बरखा, धरती का श्रृंगार बढ़ाए बरखा। आ गई बरखा, आ गई बरखा, सूखे पत्थर अपना दिखते, नदियाँ बहती कल कल करके, सागर का जल स्तर बढ़ाए बरखा। आ गई बरखा, आ गई बरखा, आ गई बरखा, आ गई बरखा, बच्चों के तन मन खुश हैं, कश्तियाँ पानी में तैरा कर, शुद्ध जल से नहलाए बरखा। आ गई बरखा, आ गई बरखा, आ गई बरखा, आ गई बरखा, किसानों की आँखों में चमक अब, फसलों में जाएगा रस भर, खाली कोठियों में दाने, खाली कोठियों में दाने भर जाए हैं बरखा। आई बरखा, आई बरखा, आ गई बरखा, आ गई बरखा। सो बच्चों, ये उस कविता के साथ की कोशिश की है मैंने भी कविता करने की। आप बच्चे भी प्रयास कीजिए। जिन बच्चों का लेखन में रुचि है वो कविता लिखिए, कहानी लिखिए, या फिर जिनकी चित्र कला में रुचि है वो चित्र भी बनाकर खुश हो सकते हैं। आइए बच्चों, अब कविता गायन के बाद हम लौट चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 9 में। तो हम आज इस वर्षा ऋतु की आरी बरखा कविता के माध्यम से हमने ये जाना कि कितनी प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो हमारा भारत देश ही बच्चों केवल ऐसा देश है
पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जहाँ पर 6 ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी प्राकृतिक छटा को फैलाती हैं। तो आपने देखा होगा कभी बहुत ठंड होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बारिश होती है। तो इस प्रकार भारत में ही इस प्रकार होता है कि प्रत्येक ऋतु लगभग 2 महीने जो है अपनी प्राकृतिक छटा यहाँ पर फैलाती है, हमें इनका आनंद लेने को मिलता है। तो आइए जानते हैं 6 ऋतुओं के बारे में, कौन कौन से देसी महीने के बीच में ये ऋतुएं पड़ती हैं और अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से कौन कौन से महीने में ये जो है ऋतुएं पड़ती हैं। तो बच्चों एक विशेष बात ये बताना चाहूँगी कि जब भी जो 2 महीनों में ये ऋतुएं आती हैं तो तकरीबन संक्रांति से जो है यानी 13, 14, 15 तारीख से जो है इस ऋतु का आरंभ माना जाता है। अभी आपको बताते हैं, देखिएगा कि पहली ऋतु वसंत ऋतु मानी जाती है जो कि चैत्र और वैशाख के महीने यानी मार्च और अप्रैल के बीच में आती है। दूसरी है ऋतु ग्रीष्म ऋतु जो कि ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने यानी अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से मई जून में आती है। तो वर्षा ऋतु बच्चों श्रावण और भाद्रपद में यानी जुलाई और अगस्त में आती है। आगे है हमारे बच्चों चौथी ऋतु शरद ऋतु। तो आश्विन कार्तिक के महीने में ये ऋतु आती है और अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर महीने में ये आती है। आगे है 5वीं ऋतु हेमंत ऋतु जो कि मार्गशीर्ष और पौष महीने में आती है यानी नवंबर और दिसंबर में। आगे है बच्चों छठी ऋतु शिशिर ऋतु जो कि माघ और फागुन यानी जनवरी और फरवरी के आसपास मानी जाती है। इस प्रकार बच्चों ये 6 ऋतुएं हैं जिनके द्वारा कि हमें पता चलता है कि भारत में कौन कौन सी ऋतुएं कब कब आती हैं। अब देखा आपने वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके ख भाग में वर्षा के संबंध में आपको कुछ बातें जानकारी के तौर पर दी गई हैं। अब वर्षा काल को हम क्या क्या कह सकते हैं, बहार, मॉनसून, सावन का महीना या सावन भादो। तो वर्षाहीनता यानी जब वर्षा ना पड़े, अकाल, अनावृष्टि, सूखा, अनावृत लगातार यानी बारिश होना, झड़ी या मूसलाधार। ठीक है, इस प्रकार जब तीव्र वर्षा हो रही हो उसको क्या कहते हैं हम, धुआंधार वर्षा, घनघोर वर्षा। प्रथम वर्षा दिन यानी आषाढ़ के महीने का प्रथम दिवस। ओला वर्षा यानी जब ओलावृष्टि हो रही हो, ओले पड़ के बारिश हो रही हो। हिम वर्षा यानी हिमपात, आपने सुना ना कि पहाड़ी इलाकों में हिमपात हो गया, हिमपात मतलब स्नोफॉल होने लग गई है। क्षीण वर्षा यानी बहुत थोड़ी थोड़ी वर्षा होनी यानी फुहार, रिमझिम, बूंदा बांदी। तो बच्चों इस प्रकार इन शब्दों के द्वारा कोशिश की गई है कि वर्षा से संबंधित आपके ज्ञान में वृद्धि हो। अगर आप कोई कविता लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं तो उसमें आप इन शब्दों का प्रयोग करके अपनी जो है ज्ञानवर्धन करें, अपने शब्दों के भंडार में अपना ज्ञान का बढ़ावा करें, उसमें वृद्धि करें। अब हम कविता गायन आपने करना है घर पे और अपनी कॉपी पूरी करनी है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। सुधा जैन सुदीप की ओर से धन्यवाद। इस ऑनलाइन पाठ को प्रस्तुत करती मैं सुधा जैन सुदीप। इस पाठ को बनाने के लिए
सहयोग देने के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमती कुमकुम, श्री मनोज कुमार, श्री सुनील वर्मा।